हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 5 सितंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हो। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन के तो बारे में बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे जैसे शून्य को शून्य का ज्ञान बताया, हर अंक के साथ शून्य जुड़ने का महत्व बताया। आज भी मैं अपने जीवन में हर एक गुरु को याद करता हूँ, और ये वो दिन होता है जिस दिन मुझे याद आता है कि हाँ, आज मैं जो कुछ भी आपके सामने हूँ वो सब उन्हीं की बदौलत हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में मेरे हर एक गुरु का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसकी वजह से मैं आज कहीं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर आपको भी गर्व महसूस होता है और मेरे घर पे भी सबको गर्व महसूस होता है। और मुझे खुद में एक अच्छा लगता है ये सोचकर कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में हर जगह पर गुरुओं ने मेरा साथ दिया और हमेशा अपनी विशेष कृपा मेरे ऊपर बनाकर रखी। एक मेरी बात भी यहाँ पर आप हमेशा ध्यान ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब आपके पास कुछ करने की क्षमता आ जाती है या फिर जब आपके पास पावर आ जाती है, उस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके साथ आती हैं। ये चीज कभी मत भूलिएगा। जितनी बड़ी क्षमता आपके पास आएगी उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके साथ आएंगी। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा जाता है कि उनके पास पावर आ जाती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो सिर्फ खुद के लिए जिए, बट ऐसा नहीं होता है। ईश्वर उन्हीं को सब कुछ देता है या ज्यादा देता है जिनसे कि ईश्वर ये कामना करता है या ईश्वर ये सोचता है कि वो कुछ कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी अगर आपको कुछ मिले या कुछ बड़ा मिले जीवन में, तो उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा और अपने गुरु को धन्यवाद दीजिएगा, और उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ बेहतर करने की कोशिश करिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हैदराबाद के आखिरी नवाब कौन थे। तो अंतिम नवाब थे हैदराबाद के मीर उस्मान अली खान। बहुत सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दिया था। इसके अलावा यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैदराबाद के पहले नवाब कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, उस केस में आंसर हो जाएगा निजाम उल मुल्क। ये पहले नवाब थे और मीर उस्मान अली खान आखिरी नवाब थे, लास्ट। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है इंडिया की, इन्होंने कितने देशों के साथ मिलकर साइनर्जी नाम की साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्ट करी। तो भारत ने इस एक्सरसाइज को लीड किया और इसमें टोटल 13 देशों ने हिस्सा लिया। इन 13 देशों में कुछ मुख्य देश जैसे कि ब्रिटेन हो गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ये सभी देश इसमें शामिल थे। ये जो एक्सरसाइज हुई है इसकी थीम थी बिल्डिंग नेटवर्क रेजिलियंसी टू काउंटर रैंसमवेयर अटैक। ये जो साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई, इसका मेन उद्देश्य था कि किस तरीके से रैंसमवेयर अटैक से बचा जा सकता है। आपको पता है रैंसमवेयर अटैक्स होते क्या हैं? देखिए, रैंसम का मतलब होता है फिरौती और वेयर का मतलब होता है कंप्यूटर कंपोनेंट। तो एक ऐसा कंप्यूटर कंपोनेंट जो कि आपके कंप्यूटर्स पे अटैक करता है और उसके बाद आपसे फिरौती की डिमांड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि फिजिकली आपको पता है, मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी को किडनैप कर लेता है और उसके बाद उसके घर वालों से रैंसम मांगता है, मतलब फिरौती मांगता है उसके बदले में। सिंपली यहाँ पर भी हैकर्स क्या करते हैं, आपके डेटा को हैक कर लेते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, और उसके बाद आपको बोलते हैं कि अगर आपको आपका डेटा वापस चाहिए तो उसके लिए आपको हमें इतने बिटकॉइन पे करने होंगे। सो इस तरीके के जो अटैक्स होते हैं इनको रैंसमवेयर अटैक्स बोला जाता है। और इस टाइम पर ये दुनिया में सबसे ज्यादा छाए हुए हैं, स्पेशली वहां पर जहां पर दो कंट्रीज आपस में एंटी हैं। जैसे कि कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में रैंसमवेयर अटैक्स भी काफी चले थे। इससे पहले और भी कई सारे कंट्रीज हैं जिनके बीच में रैंसमवेयर अटैक्स देखे जा चुके हैं। तो इसके लिए यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं, ये जो CERT इन है, ये एक सिंगापुर बेस्ड साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है जो कि इस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंतर्गत कार्य कर रही है। तो इस कंपनी ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी फिल्म या मूवी है जिसको कॉमिक बुक सीरीज में अडॉप्ट किया गया है। तो कॉमिक बुक सीरीज में जो उसका पोस्टर है उसमें जगह दी गई है बॉलीवुड की मूवी भूल भुलैया 2 को। अब ये इस बार का जो डायमंड कॉमिक्स का पोस्टर है इसको आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें भारत के सिनेमा
छोटे पर्दे या बड़े पर्दे से और भी कई सारे कैरेक्टर लिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर कार्तिक आर्यन को तो लिया ही गया है, भूल भुलैया 2 वाला ये इनका कैरेक्टर है। और इसमें इनका नाम था रू बाबा। तो ये जो कॉमिक का जो पोस्टर है, इसमें लिखा भी हुआ है रू बाबा की भूल भुलैया। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर शक्तिमान वाला कैरेक्टर भी लिया गया है, चाचा चौधरी का भी कैरेक्टर लिया गया है, मोटू पतलू का भी कैरेक्टर लिया गया है। तो और ये आप देख सकते हो साबू का भी कैरेक्टर लिया गया है। तो ये जो डायमंड कॉमिक्स है, इसके पोस्टर में भारत के छोटे और बड़े पर्दे से बहुत सारे कैरेक्टर्स उठाए गए हैं। तो इनका ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और इसका जो प्रोडक्शन हाउस है, ये टी सीरीज है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वोस्तक 2022 एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है। ये एक्सरसाइज कौन सा देश इस बार होस्ट कर रहा है? इसमें इंडियन आर्मी भी हिस्सा ले रही है। तो वोस्तक 2022 एक्सरसाइज रशिया होस्ट कर रहा है। वोस्तक रशिया में ही पड़ता है। इस एक्सरसाइज में टोटल 14 देश हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से 13 आपके सामने लिखे हुए हैं और 14वां खुद रशिया है। ये इस एक्सरसाइज की शुरुआत 1 सितंबर से हुई थी और ये 7 सितंबर तक चलेगी, मतलब पूरे एक हफ्ते तक चलने वाली एक्सरसाइज है। इसकी खास बात यह है कि ये तीनों डिफेंस अटैक पर एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा रही है, मतलब लैंड, आर्मी, एयर मतलब एयरफोर्स, और मैरीटाइम मतलब नेवी भी यहाँ पर हिस्सा ले रही है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि भारत के साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पर चाइना भी हिस्सा ले रहा है। और भारत की तरफ से कौन सी रेजिमेंट हिस्सा ले रही है? तो ध्यान रखिएगा, गोरखा राइफल की 7 और 8 दोनों यूनिट यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं। रशिया की कैपिटल आपको पता ही है मॉस्को, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, सीरिया की कैपिटल दमास्कस और बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क। क्या बोलते हैं? मिन्स्क। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अभी हाल ही में तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट के लिए कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? तो भारत सरकार ने तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट के लिए अभी हाल ही में 6,500 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। आप समझिए इसका मतलब क्या है। जो तेजस एयरक्राफ्ट है, इसको पहले ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया हुआ है, लेकिन जो इसका पहला वर्जन है उसको तेजस मार्क 1 बोला जाता है। अब ये मार्क 2 आ रहा है, मतलब इसका सेकंड वर्जन आ रहा है। ये मार्क 1 से ज़्यादा पावरफुल इंजन भी है इसमें, और ज़्यादा एक्यूरेसी भी है, और मारक क्षमता भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, उससे कहीं ज़्यादा। इसके अलावा जो ये पेलोड कैरी कर सकता है वो भी 1 से ज़्यादा है। जो मार्क 1 है उसमें 3 टन तक पेलोड कैरी किया जा सकता था, बट इसकी जो कैपेसिटी है वो 4 टन की है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ध्यान रखिए, जब मार्क 1 बनाया गया था तेजस का, तो इसने रिप्लेस किया था मिग 21 को। कौन से विमान को? मिग 21 को। और अब आ रहा है तेजस मार्क 2। ये 3 तरीके के विमानों को रिप्लेस करेगा। पहला तो ये मिराज को करेगा, मिराज 2000 को रिप्लेस करेगा। इसके अलावा दूसरा ये जैगुआर्स को रिप्लेस करेगा, और तीसरा जो है ये मिग 29 को रिप्लेस करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिग इस टाइम पे लगातार क्रैश हुए हैं। पिछले 20 महीने में आपने देखा कई सारे मिग क्रैश हो चुके हैं, और जिसमें भारतीय पायलटों की जान भी गई है। तो इस टाइम पर भारत सरकार जोर दे रही है कि मिग 29 को जल्द से जल्द हमें रिप्लेस करना है। तो इसके लिए तेजस मार्क 2 आ रहा है। तेजस मार्क 2 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साथ डीआरडीओ भी मिलकर बनाएगा। एचएएल की स्थापना 1940 में करी गई थी, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। एचएएल का हेडक्वार्टर है बैंगलोर, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। एचएएल के इस टाइम पे चेयरपर्सन है आर माधवन, और डीआरडीओ के चीफ हैं इस टाइम पे डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पूरे देश के अंदर टोटल कितने बल्क ड्रग्स पार्क बनाने की मंजूरी दी है? तो भारत सरकार के द्वारा टोटल 3 ऐसे बल्क ड्रग पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है पूरे देश में। ये 3 पार्क कहाँ कहाँ बनेंगे? तो 3 राज्यों के अंदर बनेंगे। एक ड्रग पार्क बनाया जाएगा गुजरात में, दूसरा बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश में, और तीसरा बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अब इसमें आंध्र प्रदेश और गुजरात के लिए भारत सरकार 70% तक धनराशि आवंटित करेगी। मतलब मान लीजिए कि ये जो ड्रग पार्क है, इनको बनाने में 100 रुपए का खर्चा गुजरात में आ रहा है और 100 रुपए का खर्चा आंध्र प्रदेश में आ रहा है। तो केंद्र सरकार 70 रुपए गुजरात सरकार को देगी और 70 रुपए आंध्र प्रदेश सरकार को भी देगी। बाकी 30-30 रुपए इन दोनों सरकारों को, राज्य सरकारों को अपनी तरफ से लगाने होंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश के केस में भारत सरकार 90% देगी, क्योंकि ये हिली एरिया है, इस वजह से। अब समझिए बल्क ड्रग पार्क का उद्देश्य क्या है।
देखिए इसका आप सीधा सा ऐसा मतलब समझ लो कि एक प्रॉपर ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करी जाएगी इन तीनों राज्यों के अंदर जहां पर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बल्क में ड्रग्स बनाए जाएंगे। यहाँ पर ड्रग्स का मतलब आप कुछ और मत समझिएगा, मेडिसिन मेडिसिन को ही ड्रग्स भी बोला जाता है। तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत लगातार यहाँ पर मेडिसिन का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। आपको पता है बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको आज भी हम लोग इम्पोर्ट करते हैं अमेरिका और फ्रांस से। तो इन सारी चीज़ों को धीमे धीमे कम करते जाना है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत। एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि भारत सरकार ने ये चीज़ भी स्पेसिफाई करी है कि एक बल्क ड्रग पार्क के लिए मैक्सिमम 1,000 करोड़ की धनराशि ही आवंटित हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, अभी आसाम में मुख्य सचिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? अंग्रेजी में चीफ सेक्रेटरी बोला जाता है इस पद को। तो मुख्य सचिव के रूप में पवन कुमार बोरतकुर को अपॉइंट किया गया है। पवन कुमार बोरतकुर जो है ये 1989 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। आसाम में मुख्यमंत्री हैं हिमांता बिस्व शर्मा और यहाँ पे गवर्नर हैं डॉक्टर जगदीश मुखी। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, जो पवन कुमार बोरतकुर हैं इन्होंने जिष्णु बड़ुआ को सक्सीड किया है। किसको? जिष्णु बड़ुआ। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सा राज्य है जहां पर कृषि महोत्सव जिसका नाम है नुआखाई त्योहार, ये अभी हाल ही में मनाया गया है। तो नुआखाई फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है उड़ीसा के अंदर। आपको पता है नुआखाई का मतलब क्या है? नुआ का मतलब नया या न्यू आप जिसको बोलते हो, और खाई मतलब खाना। ठीक है, तो नया खाना या न्यू ईट आप बोल सकते हो। अब न्यू ईट का मतलब क्या है? देखिए जो सितंबर का महीना होता है ये फसल कटने का महीना होता है। ठीक है, तो इसमें जो चावल की नई फसल जो उगाई जाती है उसका देवी माँ को भोग लगाया जाता है और उसके बाद ही उसे ग्रहण किया जाता है उड़ीसा के अंदर। तो बेसिकली इसी वजह से इसका नाम क्या है? नुआखाई, मतलब नया खाना अब जो बन के तैयार हुआ है और जो ये प्रकृति ने हमें नया खाना दिया है वो पहले प्रकृति को अर्पण और उसके बाद हम उसे खाएंगे। ये इसका मेन उद्देश्य है। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, स्टारबक्स का तो आपने नाम सुना ही होगा, ये कॉफी ब्रांड है और अमरीकी कॉफी ब्रांड है बेसिकली। इसके अभी हाल ही में नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? स्टारबक्स की कमान संभालेंगे अब कौन? इनका नाम है लक्ष्मण नरसिम्हन, भारतीय मूल के हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। इसके अलावा इन्होंने जिनको यहाँ पर सक्सीड किया है उनका नाम है होवार्ड स्कूल्स। क्या नाम है? होवार्ड स्कूल्स। इनको इन्होंने सक्सीड किया है। स्टारबक्स एक अमेरिकी कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। इस कंपनी की स्थापना 1971 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन है जिनके द्वारा अभी हाल ही में सीएपीएफ ई आवास पोर्टल लॉन्च किया गया है? इस पोर्टल को इसलिए लॉन्च किया गया है कि इस पोर्टल की ही मदद से जो सीएपीएफ के जवान हैं उनको क्वार्टर्स एलोकेट किए जाएंगे। तो इसको लॉन्च किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है इसका मेन उद्देश्य ये है कि इसमें जवानों को रैंडमली पोर्टल के तहत आवास जो होंगे, जो उनके क्वार्टर होंगे वो आवंटित किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप सीएपीएफ के एक जवान हैं, ठीक है, तो आपको इस ई आवास पोर्टल में जाके खुद को रजिस्टर करना होगा और वहां पे अप्लाई कर दीजिए। आपको अपने आप ही ऑटोमेटिक ही क्वार्टर नंबर मिल जाएगा, वहीं पर आपको रहना होगा। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य इसका ये भी है कि कास्ट सिस्टम को लगातार कम करते जाना है, हमें इसको पूरे तरीके से खत्म करना है। तो है क्या कि इस तरीके की किसी को भी प्रॉब्लम होगी तो वो इस बात पर कुछ नहीं कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर कास्ट का व्यक्ति है और वो 28 नंबर क्वार्टर में रह रहा है और वो चाहता है कि मेरी ही कास्ट का व्यक्ति 29 नंबर क्वार्टर में आ जाए, तो ना ही वो सिफारिश कर पाएगा, ना ही वो उसके बारे में बात कर पाएगा। उसको पता ही नहीं होगा कि 29 नंबर क्वार्टर में कौन आ रहा है। तो यहाँ पर चाहे आप किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, आपको ई आवास पोर्टल में जाके अप्लाई करना है और रैंडमली आपको आपका क्वार्टर एलोकेट हो जाएगा। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं समाज में जितनी भी जातियां हैं, वर्ग हैं, उन सभी को एक साथ रहने का मौका मिलेगा और जातिवाद को खत्म करने में मदद मिलेगी। जो आपको पिक्चर में व्यक्तित्व दिख रहे हैं इनका नाम है बी शेख अली। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। इनके बारे में आपको बताऊं, ये मंगलौर और गोवा यूनिवर्सिटी
दोनों में चांसलर रह चुके हैं। इसके अलावा साउथ इंडिया हिस्ट्री कांग्रेस में 1985 में ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इनके द्वारा अंग्रेजी में 23 किताबें इतिहास की लिखी जा चुकी हैं। तो व्हाट एन एमिनेंट पर्सनालिटी, मिस्टर बी शेख अली, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है मूडीज, मूडीज ने 2023 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना प्रिडिक्ट किया है? तो मूडीज के द्वारा 2023 के लिए प्रिडिक्शन दिया गया है 7.7% का। इससे पहले मूडीज ने 8.8% का प्रिडिक्शन दिया था, लेकिन बाजार में स्लो डाउन को देखते हुए इसको घटाकर 7.7% कर दिया है। मूडीज एक अमेरिकी रेटिंग एजेंसी है और इस टाइम पे इसके सीईओ हैं रॉबर्ट फॉबर। यहां पर मैं लिख देता हूं, रॉबर्ट FOUBER रॉबर्ट फॉबर। और मूडीज का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, एनएचपीसी जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, इसके नए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है? तो एनएचपीसी को अब संभालेंगे यमुना कुमार चौबे। कौन? YK चौबे। और इनको अगले 3 महीने के लिए अपॉइंट किया गया है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने तक ये सीएमडी रहेंगे एनएचपीसी के। इन्होंने यहाँ पर सक्सीड किया है अभय कुमार सिंह को, ये रिटायर हो गए हैं। एनएचपीसी की स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा का फरीदाबाद। क्या है? फरीदाबाद। अब आज का क्वेश्चन मेरा आपसे, आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन आंसर करना है। आपने पलाऊ का नाम सुना होगा। पलाऊ एक देश है, ये कौन से कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका या फिर एशिया? कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे लिखकर बताइए। इसके अलावा अभी केवल एक ही क्लास हुई है, अब आज दूसरी क्लास होगी और अब से प्रॉपर ये क्लास चलेगी। न्यू बैच मैंने स्टार्ट किया है जीएसजी के फाउंडेशन बैच का। तो आप एसएससी, डिफेंस, पीसीएस, रेलवे, किसी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसमें मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर करा रहा हूँ। डिस्काउंट कोड वरुण 777 है। इसकी मदद से आप बेस्ट ऑफर और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। इस बैच का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहीं से आप इस बैच को परचेज कर सकते हो। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।